Class 9, good morning. Today in the economics chapter, we are teaching you our first chapter, the story of पालमपुर. आज हम आपको इकोनॉमिक्स में एक पालमपुर गांव की कहानी बताने जा रहे हैं. तो अगर हम देखें द पर्पज ऑफ द स्टोरी, अब इस कहानी को पढ़ने का क्या पर्पज हो सकता है हमारे लिए कि हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है चैप्टर. सम बेसिक कंसेप्ट, कुछ ज़रूरी विचार कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शंस एंड दिस वी डू तो अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक. एक हाइपोथेटिकल गांव पालमपुर, लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो पालमपुर विलेज हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. हाइपोथेटिकल ना कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एक रियल विलेज है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ की कहानी हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं. फार्मिंग इज ए मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर गांव में हम देख रहे हैं कि जो पालमपुर गांव की एक्टिविटी है पालमपुर की, वो है फार्मिंग. खेतीबाड़ी करते हैं वहाँ के लोग. सेवरल अदर एक्टिविटीज़, खेती करने के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ उत्पादन होना है. अब गांव में हम देखते हैं कि शुगर केन है, शुगर केन का प्रोडक्शंस होता है, कॉटन का प्रोडक्शंस होता है गांव में मस्टर्ड सरसों उगाई जाती है. डेयरी फार्मिंग काफ़ी करते हैं, फिशिंग करते हैं. ट्रांसपोर्टेशंस वहाँ अवेलेबल है. आर कैरीड आउट ऑन लिमिटेड स्केल, एक सीमित मात्रा में पालमपुर गांव में लोग फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से अवेलेबल वहाँ पर. दीज आर द रिसोर्सेज. द प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप. इस प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी ये उत्पादन एक्टिविटी क्रियाकलाप हैं जो हम करते हैं गांव में, उसको करने के लिए हमें गांव में बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है. नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन में आप जानते हैं, वी नो अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, माउंटेन्स, रिवर्स, मिनरल्स, forest, these are the natural resources. So for the development of any village we require natural resources. Natural resources are considered as a raw material for the development of any country. मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो हैं ह्यूमन एफर्ट्स करते हैं मानव, और मनी एट्सेट्रा. एज वी रेड, जैसे कि हम पढ़ते हैं दो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स, हम ये पढ़ते हैं कि कैसे अलग अलग जो रिसोर्सेस हैं कंबाइन टू प्रोड्यूस, कंबाइन किए जाते हैं यानी जोड़े जाते हैं. एक रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस है या अदर एक्टिविटीज़ को, मान लो हमने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर से हमने क्रॉप्स हमको मिली, और वो जो उसका फोडर है यानी एग्रीकल्चर जो चारा है वो हमने जानवरों के लिए यूज किया, और जानवरों को हमने डेयरी के लिए पाला. तो दे आर द इंटर रिलेटेड. आइदर द फार्मिंग और डेयरी जो हम जानवरों को पालते हैं तो दे आर को रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है. ऐसे ही जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो बहुत सारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कॉटन हम जानते हैं, शुगर केन हम जानते हैं, कॉटन से हम क्लोथ बनाते हैं, जूट हम जानते हैं, मस्टर्ड हम जानते हैं. तो ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. हम इनको एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री भी बोलते हैं, यानी वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं. वी रीड, हम इसमें स्टोरी ऑफ पालमपुर में हम ये पढ़ेंगे कि वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज, किस तरीके से अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं कंबाइन, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, और डिजायर जो गुड्स हैं, सर्विसेज और जो सेवाएं हैं गांव में वो हमको अवेलेबल होती हैं. अगर हम परिचय दें आपको पालमपुर विलेज का, इफ़ वी टॉक अबाउट द पालमपुर विलेज, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड. जो पालमपुर गांव है हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वेल कनेक्टेड है, यानी कि गांव से और शहरों से जुड़ा हुआ है. द पालमपुर इज कनेक्टेड इजीली विद द नियर बाई टाउन्स और आइदर द विलेज. जैसे कि हम लोगों के गांव भी अक्सर, हम अलग अलग गांव में रहते हैं, हम लोगों के गांव भी हम देखते हैं कि वो नज़दीक के दूसरे गांव से तो इंटरलिंक होते ही हैं, दूसरा वो टाउन से भी लिंक अप होते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए.
ऐसे ही आपका पालमपुर गांव भी गांव और शहर से जुड़ा हुआ है। रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर फार है। एंड ऑल वेदर रोड कहते हैं जो हर मौसम में खुली रहती है। जैसे कि हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से टनकपुर के लिए ऑल वेदर रोड बनी है, ऐसे ही ऑल वेदर रोड पालमपुर गांव की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी वहाँ की जो रोड है वो नियर बाई विलेज से ऑल वेदर रोड के द्वारा कनेक्टेड है। रायगंज के लिए जो कितनी दूर है पालमपुर से 3 किलोमीटर है। ऑल वेदर रोड कनेक्ट टू विलेज रायगंज से एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट, और इसके बाद नज़दीक का शहर है रायगंज के साथ। पालमपुर का नज़दीक का गांव है रायगंज और उसका नज़दीक का शहर है शाहपुर। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें हमें विजिबल यानी देखे जाते हैं ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ड, यानी कि ब्लॉक कार्ड बैलगाड़ी तो चलती ही हैं, टंगास चलते हैं, बुग्गी बुग्गी बोलते हैं, लकड़ी की गाड़ी होती है जिसे भैंस के द्वारा खींचा जाता है, ड्रॉन बाय बफेलो, लोडेड विद जैगरी जिसमें गुड़ लोड किया जाता है और नियर बाय टाउन में पहुंचाया जाता है। गाँव में मैंने आपको बताया गन्ने उगाए जाते हैं, तो गन्ने से आसानी से गुड़ को मैन्युफैक्चर करके नियर बाय टाउन को ट्रांसपोर्ट की मदद से पहुंचाते हैं। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल, और भी अदर व्हीकल चलते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली, ये जो गांव है वो 450 फैमिली जिसमें चलते हैं, मतलब रहते हैं लगभग 450 परिवार पालमपुर गांव में रहते हैं, और वो अलग अलग कास्ट के हैं। हम लोग भी जैसे जिस गांव में रहते हैं वहाँ हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग कास्ट के होते हैं। गांव में लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, और हमारे गांव ट्रांसपोर्ट के द्वारा शहरों से जुड़े होते हैं। नज़दीक के गाँव में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है। तो गाँव में जो भी मैन्युफैक्चर्स होता है, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर्स हैं, वो हम इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट के द्वारा मैन्युफैक्चर करके रॉ मटेरियल के रूप में या मैन्युफैक्चर करके पहुंचाते हैं। तो पालमपुर गांव में 450 का परिवार है, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के रहते हैं गांव में। 80 अपर कास्ट फैमिली, और गांव में 450 में से 80 लोग तो ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं ऑन द मेजोरिटी, और जिनकी गांव में क्या है मेजोरिटी है, यानी कि उनका ज़्यादा अधिकार है, मेजोरिटी है उनकी वहाँ पर। 80% लोग अपर कास्ट के हैं, तो ज़्यादातर वहाँ की ज़मीन पर अपर कास्ट के लोगों का अधिकार रहता है। यानी जो लोअर कास्ट के लोग रहते हैं पालमपुर गांव में वो लैंडलेस समझ सकते हैं कि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। देयर हाउस जो उनके घर है बेटा, अपर कास्ट के लोगों की तरह उनके पास अपनी ज़मीनें हैं, मेजोरिटी है उनकी वहाँ पे, तो उनके घर जो हैं बहुत बड़े होते हैं, वेल क्वाइट लार्ज, बहुत बड़े होते हैं। और जो ईंटों के बने हुए हैं, पालमपुर गांव में रहने वाले अपर कास्ट के लोगों के घर पक्की ईंटों के बने हैं, सीमेंट के द्वारा उनमें प्लास्टर किया गया है। ठीक, अब एससी जो दलित कास्ट है, जो निम्न वर्ग है, दलित वर्ग है पालमपुर गांव का, कंप्राइज जो 1/3, यानी कि आप 450 में 1/3 का है, 3 का डिवाइड कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग पालमपुर गांव में रहते होंगे। एंड लिव इन वन कॉर्नर, और वो गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउस, और जो दलित लोग हैं पालमपुर गांव के, उनके पास ज़्यादा पक्के घर नहीं है, घास फूस के घरों में रहते हैं वो, उनके पास शायद वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। सम स्मॉलर हाउस जो मिट्टी के और स्ट्रॉ भूसे के बने हुए होते हैं। पालमपुर गांव में रहने वाले दलित लोगों के घर पक्के नहीं है, घास फूस के बने हैं, मिट्टी के बने हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बहुत सारे जो घर हैं पालमपुर गांव में उनके पास क्या है, बिजली की व्यवस्था है अच्छी सी। इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, और इलेक्ट्रिसिटी पावर है, बिजली की व्यवस्था। और ऑल जो ट्यूबवेल, जो सभी ट्यूबवेल्स हैं गांव में, फील्ड में, जो कई तरह के बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए किए जाते हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल 1 to 5th को स्कूल को बोलते हैं। 1 इज हाई स्कूल, जिसमें एक हाई स्कूल है। देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है।
एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर डिस्पेंसरी का होता है दवाखाना कह सकते हैं, जहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाता है, वेयर द पुअर पीपल आर ट्रीटेड। द डिस्क्रिप्शन, अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें जो हमने वर्णन किया है, अब शोज, ऊपर का जो वर्णन मैंने आपको किया बेटा वो ये बताता है, शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम, पालमपुर गांव में फेयरली बहुत अच्छी तरह, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पालमपुर गांव बहुत इजीली ऑल वेदर रोड के द्वारा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ऑल जो सभी मौसम में खुली रहती है, ऑल वेदर रोड के द्वारा रायपुर से, रायगंज से और सीमापुरी से कनेक्टेड है। और पालमपुर गांव में अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बिजली व्यवस्था अच्छी है पालमपुर गांव की, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल है वहाँ पर 2 प्राइमरी और हेल्थ सेंटर्स हैं, जैसा कि बहुत सारे जो नियर बाई गांव हैं हमारे पिथौरागढ़ के भी, वहाँ पर हम देखते हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है वहाँ का, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन करते हैं वो अपने फील्ड में, डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पर, स्कूल्स वगैरह हैं। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज, इन फैसिलिटीज़ को अगर हम अपने गांव की फैसिलिटी कंपेयर करें तो शायद सिमिलर ही पाएंगे। आज की डेट में हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक वगैरह है, कई गाँव में पोस्ट ऑफिस भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। स्टोरी ऑफ पालमपुर की अगर हम बात करें, इमेजिनरी विलेज, एक काल्पनिक गांव है, क्या ये बार बार इसी बात को फोकस कर रहा है कि एक काल्पनिक गांव है। विल टेक अस दो द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, पालमपुर गांव में अलग अलग तरह के प्रोडक्शंस क्या हैं किए जाते हैं। इन द विलेज, इन विलेज अक्रॉस इंडिया, गांव में अक्रॉस इंडिया में फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन, जो फार्मिंग है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जो नॉन फार्म एक्टिविटी हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ भारत के गांवों में अदर तरह की एक्टिविटी भी की जाती हैं, जैसे इंक्लूडिंग अगर हम बात करें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ छोटे छोटे उत्पादन है, मोमबत्ती बनाना है आपका, मार्चिस बनाना है, अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, छोटे छोटे काम, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप कीपिंग है, दुकानदार हैं बहुत सारे लोग, ट्रांसपोर्ट टैक्सी चलाते हैं बहुत सारे लोग। वी शैल टेक लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, हम लोग इस एक्टिविटीज को अब देखेंगे कि आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग, कुछ फ्यू जनरल थिंग्स को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, द एम ऑफ प्रोडक्शंस जो है, क्या है एक प्रोडक्शन का एम, इज टू प्रोड्यूस गुड्स, प्रोड्यूस करना। हम प्रोडक्शंस क्यों करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, जानवरों के लिए और कंस्ट्रक्शंस के लिए, अदर चीज़ों को, क्योंकि रॉ मटेरियल्स तो अदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट, हमारे पास यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट जरूरी हैं प्रोडक्शंस के लिए। गुड्स एंड गुड्स यानी चीज़ों को, सर्विस यानी सेवाओं को करने के लिए, जैसे टैक्सी चलाने वाले, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, दुकानदार हैं, ये सर्विस सेक्टर्स में माने जाते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्शंस की अगर हम देखें, दैट इज लैंड, वो क्या है, लैंड है। पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो है लैंड, हमें लैंड चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सेकंड रिक्वायरमेंट जो हमारी है लेबर है। तो लैंड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि लैंड में हम प्रोडक्शंस करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, और बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हमें लैंड पर ही अवेलेबल होती है। पानी अगर हम देखें
फॉरेस्ट मिनरल्स वो हमें लैंड पर ही अवेलेबल होती हैं। तो लैंड क्या है, एक बेसिक ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शंस के लिए। रॉ मटेरियल्स तो हमें वहीं से मिलने हैं, फैक्ट्री सेटअप होगी तो लैंड पे ही होगी, वहीं पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें बेटा लेबर की, वी नो अबाउट द लेबर की, हमें दूसरा चीज़ चाहिए, हमें लेबर चाहिए। लैंड हमारे पास अवेलेबल है, मिनरल्स हैं हमारे उसमें, फॉरेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हमारे पास लेबर नहीं है तो हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। लोग हैं जो अभी देखिए इस कोरोना, अगर मैं एग्जांपल दूँ कोरोना का, बहुत सारे लेबर क्या है माइग्रेशन कर दिया उन्होंने अपने स्टेटों को, क्योंकि बीमारी के कारण वो अपने फैमिली के साथ चले गए। तो लेबर्स की शॉर्टेज के कारण बहुत ज़्यादा जगह पर प्रोडक्शन क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हैं रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें हाईली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है। तो प्रोडक्शंस अगर हमें करना है, सम प्रोडक्शंस रिक्वायर हाईली ट्रेंड पर्सन, वर्कर्स की ज़रूरत होती है उस टास्क को, उस काम को करने के लिए। अगर वो हाईली ट्रेंड नहीं है या वो उसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है मैं कहना चाहूँगा, तो आई डोंट थिंक कि वो काम कर पाएगा। क्योंकि अगर उसे मुझे काम दे देना उस चीज़ को करने का, मैन्युफैक्चर करने का, तो आपको नहीं लगता वो वेस्ट हो जाए, रॉ मटेरियल वेस्ट कर देगा, टाइम का वेस्टेज कर देगा, दूसरा कोई नुकसान भी हो सकता है उससे, या हो सकता है वो इंजर्ड हो जाए। बहुत सारी मशीनों को हमें ऑपरेट करना होता है, इसीलिए बेटा बहुत सारे प्रोडक्शन करने के लिए एक ह्यूमन का स्किल्ड होना या ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी प्रोडक्शन। हर जो वर्कर है क्या प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं। हर काम के लिए हमें लेबर प्रोवाइडिंग जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए। तो लैंड पहला था, जो रॉ मटेरियल्स हमें अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर हमें अवेलेबल है। दूसरा था लेबर्स, स्किल्ड लेबर्स चाहिए हमें बहुत सारे काम करने के लिए, बहुत सारा टास्क करने के लिए। तीसरा हमें जो चाहिए बेटा, थर्ड रिक्वायरमेंट, वो है फिजिकल कैपिटल, वो है फिजिकल कैपिटल। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स, बहुत सारे जो इनपुट्स हैं रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, हर स्टेज में ज़रूरत है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन के कारण व्हाट आर द आइटम्स, आखिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन कौन कौन से हैं जो फिजिकल कैपिटल में आते हैं। फिजिकल कैपिटल की अगर हम बात करें, टूल्स अगर हम बात करें बेटा, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, औजार हैं, मशीनें हैं और बिल्डिंग्स हैं। टूल्स एंड मशीन जो हैं रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, और जो कॉमन टूल्स हैं जैसे फार्मर प्लॉट है, जो किसानों का जैसे हल चलाने वाला प्लॉट है, सोफिस्टिकेटेड और आधुनिक, सोफिस्टिकेटेड बने होता है बेटा आधुनिक जो मशीनें हैं, सच है जनरेटर हैं, आजकल जेसीबी आ गए हैं आपने देखा होगा, टरबाइन्स हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करते हैं, कंप्यूटर्स आप देखते हैं। टूल्स मशीन बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। तो ये जो टूल्स मशीनें हैं हम कई सारे सालों से हम इसको प्रोडक्शंस में यूज करते आ रहे हैं। आर कॉल फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि हम एक जगह पर रखते हैं, एक जगह पर रख के हम काम करते हैं। बिल्डिंग्स को हम इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एक जगह पे सेट करना पड़ता है हमें। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर एज अ फिक्स्ड कैपिटल। इसी तरीके से बेटा रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें एंड मनी, जो पैसा आपके हाथ में है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से इधर। द मनी कैन बी ट्रांसफर्ड ईजिली, इवन मशीन्स एंड टूल्स कैन बी ट्रांसफर्ड, बट द बिल्डिंग्स एंड लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर। लेकिन अगर हम बिल्डिंग और लैंड की बात करें, इसको हम ट्रांसफर, ये नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है, लैंड और बिल्डिंग नॉन मूवेबल। और मशीन से अगर हम देखें, मशीन को चलो मूव कर सकते हैं हम, एक जगह पे सेट करना पड़ता है, बात अलग है। लेकिन जो मनी है या जो व्हीकल है, गाड़ी है, वो मूवेबल है, हम उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। Productions require a variety of raw materials such as a yarn used by the weaver। जो यार्न है, यार्न आप जानते हैं, यूज बाय वेवर, जो जुलाहों के द्वारा यूज किया जाता है, ऊन कह सकते हैं, जुलाहों के द्वारा यूज किया जाता है। एंड द क्ले, और जो मिट्टी है यूज बाय पोटर, कुम्हार के द्वारा जो यूज की जाती है उसको वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है बेटा। ऑल्सो सम मनी, और
प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करने के लिए चाहे पोटर ट्रांसफॉर्म करे मिट्टी को बर्तन के रूप में, या यार्न को कपड़े बनाने के लिए वेवर यूज करे, उसको काटना पड़ता है। इनके लिए, ऐसा करने के लिए हमें मनी, हमेशा से हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान, टू मेक पेमेंट एंड बाय, पेमेंट करने के लिए और अदर नेसेसरी ज़रूरी आइटम्स को खरीदने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन द हैंड आर कॉल्ड, और जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो मनी है वो एक रॉ मटेरियल का काम करता है। अनलाइक टूल्स, औजार के जैसे, मशीन एंड बिल्डिंग, और जैसे कि मशीन है और बिल्डिंग है, दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शंस, दिस इज अ 4 रिक्वायरमेंट। 3rd रिक्वायरमेंट हमने देखी थी फिजिकल कैपिटल बेटा। 4थी रिक्वायरमेंट है दिस इज 4 वर्किंग। हमें 4थी रिक्वायरमेंट भी चाहिए, वो क्या है? यू विल नीड नॉलेज। आपको पास लैंड है, आपके पास लेबर्स हैं, आपके पास फिजिकल कैपिटल है, इन सब के साथ साथ यू शुड हैव नॉलेज भी होना चाहिए आपको। रिक्वायरमेंट 4th रिक्वायरमेंट जो आपकी है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज या उद्यम, यानी कि साहस, ज्ञान और साहस आपके पास हो तो तभी आप वो क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। मनी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि करेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो काम करने के लिए। टू बी एबल टू पुट टुगेदर, आपने मनी लिया बैंक से और पता चला सारा पैसा खर्च कर दिया आपने और आपको प्रोडक्शंस में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो क्या फायदा? विदाउट द नॉलेज यू कांट गेट द एडवांटेज, यू कांट गेट द प्रॉफिट। टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, जो आपका लैंड है और लेबर है और फिजिकल कैपिटल है, आर प्रोड्यूस एंड आउटपुट ईदर टू यूज यूर सेल्फ एंड टू सेल इन द मार्केट, और जो आपको क्या करते हैं, अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं आप इन प्रोडक्शंस को लैंड, लेबर्स और फिजिकल कैपिटल की मदद से, नॉलेज की मदद से। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इनकी मदद से जो आप प्रोडक्शंस करते हैं वो आप खुद के लिए करते हैं, आइदर टू सेल इन द मार्केट, या तो मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, इसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं जो आप प्रोडक्शंस कर रहे हैं। इधर आप मनी लगा रहे हैं, इधर उसमें टूल्स यूज कर रहे हैं, लेबर्स आपने हायर कर दिए, लैंड को आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो जो आप उसमें अपना नॉलेज लगा रहे हैं या करेज है आप में, इंटरप्रेनर आप हैं, तो यू आर कंसिडर, जो ह्यूमन है वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। वी शैल लर्न अबाउट, तो ह्यूमन कैपिटल को कैसा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, कि बहुत सारे कामों में हमें स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। अगर स्किल्ड नहीं होगा, इट इज अ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को वेस्ट कर देगा, उसे तो रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करना ही नहीं आएगा। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल, हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में बेटा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी जो प्रोडक्शंस है, हर जो प्रोडक्शंस किया जाता है, एवरी प्रोडक्शंस इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइंड लैंड, वो कंबाइंड जो क्या है, लैंड के द्वारा किया जाता है। एवरी प्रोडक्शन, जो हर कोई प्रोडक्शन है वो कंबाइनिंग, लैंड भी इसमें कंबाइन होता है, लेबर जरूरी है, एक लैंड ही है और इसमें रॉ मटेरियल है, और हमारे पास लेबर्स नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है, जो फिजिकल कैपिटल अगर हम बात कर रहे हैं, या कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमारे पास मनी नहीं है, ट्रेंड हम नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि वो बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो पाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्रेनर, इन सब चीज़ों की बराबर मात्रा में ज़रूरत है। अब हम ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल्स नहीं है, या हमारे पास फॉरेस्ट नहीं है, या वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर ही नहीं पाएंगे। एज वी रेड डो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हमने स्टोरी ऑफ पालमपुर की अगर हम बात करें, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, हमने पहले 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। फॉर कन्वीनियंस के बारे में अगर हम देखें, अपनी सुविधा को अगर हम देखें, वी विल रिफर्स टू द फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन द चैप्टर। फार्मिंग इन पालमपुर की अगर हम बात करें कि पालमपुर गांव में आखिर फार्मिंग किस तरीके से होती होगी, कैसे वहाँ के लोग फार्मिंग करते होंगे, तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द
फार्मिंग इन पालमपुर विलेज। फार्मिंग जो है इज अ मेन प्रोडक्शन, जैसा कि हर गांव में अर्निंग का एक सोर्स होता है फार्मिंग। हर गांव में लोग फार्मिंग करते हैं और जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी होती है वहाँ पर तो लोग ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। 75% ऑफ पीपल जो 75% है पीपल वर्किंग काम कर रहे हैं आर डिपेंड ऑन द फार्मिंग, वो फार्मिंग के डिपेंड हैं अपनी आजीविका के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर, वो या तो किसान हैं या तो मजदूर हैं। फार्म लेबर हैं, मजदूर हैं उस जगह पर, या तो फार्मर हैं, वो मालिक हैं अपने। दे या मालिक जिनके पास लैंड नहीं है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो मालिक नहीं है 80% लोग तो अपर कास्ट के हैं पालमपुर में, उनके पास पक्के घर हैं, सीमेंट के घर हैं, उनका ज़मीन पर अधिकार है। और जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, वो लोग दूसरे के खेतों में लैंडलेस यानी कि लैंडलेस लेबर के रूप में काम करते, भूमिहीन किसान है वो दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है उन्हें, जिससे कि उनको वो अर्निंग मिले कुछ अपने फैमिली के लिए सर्वाइव करने के लिए। The well-being of these people is closely related to production. The well-being of these people, जो people की well-beings है closely related किससे, प्रोडक्शन करने से फार्म्स पर। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शंस लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। लेकिन ये याद रहे कि एक बेसिक कंस्ट्रेंट है जो मूलभूत विचार इन रेजिंग फार्म, जो फार्म प्रोडक्शंस रेजिंग कर रहे हैं लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। जो लैंड एरिया है पालमपुर का अंडर कल्टिवेशन वो फिक्स्ड है, यानी कि बहुत सारा वेस्ट लैंड भी होगा और बैरन लैंड होगा। 1960 से जो लैंड में रिफॉर्म्स किए होंगे गवर्नमेंट ने पालमपुर में, देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड, यानी कि ज़मीन में कोई विकास। अब हम कह सकते हैं बहुत सारे डेजर्ट एरिया है, बैरन एरिया है, या फॉरेस्ट एरिया है, या बहुत सारा एरिया जो है रिजर्व्ड एरिया है, वो उस एरिया को एग्रीकल्चर एरिया के लिए बढ़ाया नहीं गया है। जितना था 1960 के टाइमिंग पीरियड से एक्सपेंशन नहीं किया है उस लैंड एरिया का। मान लो बहुत सारा बैरन एरिया है या डेजर्ट एरिया हो जाता है या रिजर्व्ड एरिया होता है, उस एरिया को बढ़ाया नहीं गया है अंडर कल्टिवेशंस। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज, बहुत सारा जो वेस्ट लैंड है बेकार भूमि गांव में हैज़ बीन कन्वर्टेड, हालांकि उसके बाद सम कुछ वेस्ट लैंड जो है बेकार पड़ी भूमि को कल्टिवेबल लैंड के रूप में कन्वर्ट किया गया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। लेकिन नए लैंड को कल्टिवेशन करने के अंडर इंक्लूड नहीं किया गया है पालमपुर गांव में। इन द पालमपुर विलेज नो अदर लैंड इज इंक्लूडेड फॉर द प्रोडक्शंस द स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हम इस बॉक्स की बात देखें, बॉक्स में लिखा है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट जो है एक सही माप जो है ज़मीन को मापने की, ज़मीन को जो मापते हैं हम मीजर करते हैं, हेक्टेयर है गांव में 2 इन विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस इन लोकल यूनिट। जो लोकल यूनिट भी होती है गांव घरों में बीघा बोलते हैं, घुंटा एट्सेट्रा। 1 हेक्टेयर इक्वल जो है ऑफ स्क्वायर इज 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। कैन यू कंपेयर, अगर हम 1 हेक्टेयर फील्ड कहते हैं आपके स्कूल के ग्राउंड का कितना होगा तो आपको बताया जाएगा बाद में। इन सम वे इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स, अगर हम क्रॉप्स फैसिलिटीज अवेलेबल देखें गांव में, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज। जो पालमपुर गांव है वुड रिसेंबल एक विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, कह रहा है ये उत्तर प्रदेश बोल रहा है बेटा ये, जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर आपके पास मैप हो तो आप देख सकते हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन, तो पालमपुर गांव में जो पूरा लैंड है, हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या एक सेम लैंड से एक से ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है।
पालमपुर गांव में शायद ऐसी टेक्निक अपनाई पीपल ने, वहाँ पर एक स्मॉल एरिया ऑफ लैंड से वो मोर क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। कैसे? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स, इस प्रकार की फसलों में जिसमें हम एक ही लैंड से हम बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्रॉस ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज, जो वेस्टर्न घाट की याद दिलाता है, हमें रिसेंबल करता है उत्तर प्रदेश की। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, वहाँ पर सभी लैंड कल्टीवेट किए जाते हैं पालमपुर में। नो लैंड, कोई भी लैंड जो है वो बेकार नहीं छोड़ा जाता, आइडल कहते हैं बेकार, जो किसी काम का नहीं, अनकल्टिवेटेड है जो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में पालमपुर गांव में खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ की फसल में मैं आपको बताऊंगा बेटा, कॉटन है, ग्राउंडनट है, शुगर केन है, ज्वार बाजरा है, ये आपकी खरीफ की फसलें है। फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, ज्वार बाजरा है आपका, राइस भी आता है इसमें, मेज आता है, सोयाबीन आता है, ग्राउंडनट है, कॉटन है। दीज प्लांट्स आर यूज, ये इनके जो प्लांट्स हैं, जैसे मेज के प्लांट्स हैं, या आपने सोयाबीन प्रोडक्ट्स की है, या ज्वार बाजरा प्रोडक्ट किया है, तो इनके जो प्लांट्स हैं वो जानवरों को फीड करने के काम आते हैं। कहाँ? पालमपुर गांव में, या किसी भी गांव में जहाँ प्रोडक्शंस किया जाता है खरीफ की फसल या रबी की फसल का, इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन। और पालमपुर गांव में आलू भी बहुत सारे उगाए जाते हैं। किस महीने में बेटा? अक्टूबर से दिसंबर के मंथ्स में। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर द पालमपुर द पीपल प्रोड्यूस पोटैटो आल्सो। इन द विंटर सीजन, अगर हम विंटर की बात करें, रबी फसल उगाई जाती है विंटर में, और रबी फसल विंटर में उगाई जाती है, खरीफ फसल ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है ना बेटा, रेनी सीजन, तब उगाई जाती है, यानी जून जुलाई के बीच में। और अक्टूबर से नवंबर के बीच में इन्हें काटा जाता है। और अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी फसल उगाई जाती है, जिसमें कि वीट है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, मटर है, ग्राम है, मटर चना, ये उगाए जाते हैं रबी की फसल में। वीट कह रहा है ये। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, अगर हम वीट प्रोड्यूस की अगर हम बात करें, फार्मर कीप इनफ वीट, जो फार्मर है वो क्या करते हैं, इनफ वीट यानी कि पर्याप्त मात्रा में गेहूं को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, यानी कि पालमपुर गांव के लोग पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकते हैं, गेहूं को प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने कंजप्शन यानी अपने उपभोग के लिए, अपने खाने के लिए तो वो कंज्यूम मतलब प्रोडक्शन करते ही हैं, और जो फालतू होता है यानी कि उन्होंने अपना कंज्यूम किया, फिर उन्होंने बीजों के लिए कुछ वीट को बचा दिया, उसके बाद उन्होंने फालतू सरप्लस वीट को मार्केट में जाके बेच दिया। कहाँ? रायगंज, जो नज़दीक का है उनका मार्केट, रायगंज में। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर, और कुछ एरिया पालमपुर का गन्ने भी वहाँ पर उगाए जाते हैं। पालमपुर गांव में किसी एरिया में गन्ने भी उगाए जाते हैं। डिवोटेड टू शुगर केन उगाने के लिए भी वहाँ का पीपल काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। विच इज़ हार्वेस्टेड, जो कि हार्वेस्ट मतलब काटा जाता है वंस एवरी ईयर। जो गन्ने की फसल है ना बेटा, वो 2-3 साल में तैयार होती है। सबसे लंबा टाइम लेती है गन्ना, और सबसे कम टाइम लेती है मक्का प्रोडक्शंस में। यानी कि दोनों ही आई थिंक कि खरीफ क्रॉप्स हैं, लेकिन गन्ने का मैंने सुना है कि कोई सीजन नहीं होता, किसी भी मौसम में आप गन्ना उगा सकते हैं। इट मे रॉ फ्रॉम इट, जो रॉ मटेरियल फॉर्म हम वो करते हैं, रॉ फॉर्म जो इसका होता है उससे हम क्या करते हैं, जैगरी में कन्वर्ट करते हैं एज ए जैगरी। इट इज सोल्ड। और शाहपुर, जैसा कि शाहपुर नज़दीक का मार्केट हमने पढ़ा था, रायगंज 3 किलोमीटर की दूरी पर जो ऑल वेदर रोड के द्वारा कनेक्टेड है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है, आपको कोरिलेट करनी पड़ेंगी बेटा चीज़ें। शाहपुर के जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, उनको गुड़ बना के बेचा जाता है। मेन सीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर, जो मेन सीजन है फार्मर्स के एबल टू ग्रो, वो क्या बोलते हैं, 3 अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साल के अंदर बोने के लिए। नाउ दे आर एबल, तो हाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 2 or 3 क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ है?
इज अ सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब अर्लियर में वो इरिगेशन शायद नहीं कर पाते होंगे, मोटर यूज़ नहीं कर पाते होंगे, इरिगेशन करने के लिए वी रिक्वायर द मोटर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद पालमपुर में काफ़ी चेंजेज आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, अर्ली एज में आ गई थी पालमपुर में बिजली। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जो इसका मेजर इम्पैक्ट था ट्रांसफॉर्म हुआ सिस्टम ऑफ जो इरिगेशन है पर्सिया का, यानी कि एक पर्सिया व्हील कहते हैं, पहिया जिसे घुमाया जाता है, देन यूज बाय फार्मर, पानी को इरिगेट करने के लिए वो क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। फ्रॉम वेल एंड इरिगेट सम फील्ड, पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, लोगों ने ये देखा कि जो बिजली है उससे जो ट्यूबवेल है वो आसानी से रन कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं मच लार्ज एरिया पर्शियन व्हील के मुकाबले। इन कंपेयर टू पर्शियन व्हील, पालमपुर पीपल saw that the electricity, though the help of electricity, the tube wells are able to produce the large, irrigate the large area easily. फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल से इंस्टॉल उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉलमेंट में ली। सोन हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लिए उन्होंने। एज ए रिजल्ट 1970 में जो इंटायर कल्टिवेटेड उनका 200 हेक्टेयर के रूप में मेजर किया, मैंने बताया था आपको फील्ड में, गांव में हेक्टेयर के रूप में मेजर किया है उन्होंने फील्ड को। वो आसानी से ट्यूबवेल्स की मदद से मोटर यूज करके ज़्यादा एरिया को वो इरिगेट कर पा रहे थे। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया, अब हम गांव की बात करें, भारत में ऐसे सभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं नहीं कि जहां पर इरिगेशन आसानी से वो कर सकें। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन, जो रिवराइन नदी तंत्र मैदानी भाग हैं, कोस्टल रीजन तटीय इलाके हैं अवर कंट्री के, वहाँ पर तो आसानी से इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। कैनाल्स बनाते हैं, वो नहरें बनाते हैं, या कहीं पर पॉन्ड्स के द्वारा भी इरिगेशन होती है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटोज रीजन सच एज डेक्कन प्लेटो हैव लोअर लेवल ऑफ इरिगेशन, जो डेक्कन का पठार है उसमें लोकल लेवल इरिगेशन के हैं। आउट ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस 40% इज इरिगेट इवन टुडे। आज हम देखते हैं जो कल्टिवेटेड एरिया है हमारे देश का लिटिल लेस, वो बहुत ही 40% से भी कम भाग में इरिगेट किया जाता है, जो काफ़ी स्ट्रेंज सुनने में लग रहा है मुझे भी। इन द रिमेनिंग एरिया में फार्मिंग जो लार्जली क्या है भारत में, जो इंडिया की कृषि है ना एग्रीकल्चर, वो डेट इज टोटली डिपेंड ऑन बेटा मानसून, वो मानसून पे डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। पंप होके क्या होता है, पंपिंग के द्वारा तो वाटर कहीं से सोर्सेज होना चाहिए जिसकी तरह वाटर को पंप कर सकें, तो बहुत सारे रिवराइन एरियाज नहीं है हमारे पास। अब पंजाब जैसे इलाकों में जहाँ पर वहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर तो आसानी से लोग इरिगेशन कर पाते हैं। पर व्हाट अबाउट अवर कंट्री इंडिया, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक खेत में टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक ही फसल को जब वो उगाते हैं एक ही लैंड से द्वारा एक से ज़्यादा फसलों को उगाते हैं एक साल के दौरान, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉप। याद रखिएगा बेटा, व्हेन वी ग्रो मोर देन 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर इन द सेम फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, दिस इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मिश्रित खेती कही जाती है एक साल के अंदर एक फील्ड से 2 से ज़्यादा फसलों को या 2 फसलों को उगाना। जैसे हमारे पहाड़ में हमने देखा होगा, हम लोग मेज, मक्के, सोयाबीन या मक्के प्लस चावल एक साथ लगा रहे हैं प्रोडक्शन, जिससे क्या है एक कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। एक एरिया से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर हम वो कब पॉसिबल है, जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ है हमारे पास, हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स हमारे पास है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमारे पास हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है किस सीजन में हमें कौन सी फसल उगानी है। ऑल फार्मर इन पालमपुर गांव में सभी लोग जो हैं ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, 2 से ज़्यादा फसलें उगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मक्का और सोयाबीन, यानी मेज एंड सोयाबीन साथ साथ उगा सकते हैं, या मेज और राइस साथ साथ उगा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मिक्स क्रॉपिंग में उगाते हैं, या जैसे हम लहसुन उगाते हैं, लहसुन के बीच में हम हरी राई भी उगा देते हैं। ग्रोइंग
हम बहुत सारे सालों से आलू के साथ साथ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15-20 ईयर्स 2 मेन क्रॉप उगा रहे हैं एंड मेनी आर ग्रोइंग, और बहुत सारे लोग तो आलू भी उगा रहे हैं। 2 मेन क्रॉप्स तो उगा ही रहे हैं, जैसे वीट जैसे हम पहाड़ों में क्या करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ के साथ साथ हम सरसों भी उगाते हैं, और रबी क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप में जब हम मक्के उगाते हैं, मक्के साथ साथ हम भट भी उगाते हैं। भट के पौधे छोटे होते हैं, मक्के के पौधे बड़े होते हैं। यहाँ चावल उगाते हैं, चावल के बीच में हम मक्के के पौधे भी उगाते हैं। ऐसे पालमपुर गांव में लोग गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं का आपने डायग्राम देख रहे हैं, बाजरा उगाते हैं, शुगर केन लगा रहे हैं वो, और पोटैटो भी लगा रहे हैं। इससे आगे वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।